जाह्नवी का संकट और फांग बाई की मदद। फांग बाई ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन मनुष्य भक्षी फूल के जहर को बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती औषधीय सामग्री की आवश्यकता होती है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि चाचा बेल्जा उसे ढूंढ पाते हैं या नहीं। कौन सी सामग्री? बेल्जा ने चिल्लाकर पूछा। फांग बाई ने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से कहा, मनुष्य भक्षी फूल, मनुष्य भक्षी फूल। बेल्जा और जाह्नवी यूज ही दोनों सदमे में चिल्लाए। हाँ, मनुष्य भक्षी फूल। चाचा बेल्जा भी चिकित्सा में निपुण है, इसलिए आपको जहर से जहर को काटने की विधि के बारे में पता होना चाहिए, है ना? फांग बाई ने समझाया। फांग बाई ने बेल्जा को आश्वस्त किया कि यह विधि जाह्नवी के शरीर में सुप्त विषाक्तता को उत्तेजित करके बाहर निकालने में मदद करेगी। उन्होंने जोर दिया कि इस उपचार के लिए सटीक खुराक नियंत्रण, सत्यसार शक्ति, एक्यूपंक्चर और मालिश जैसी जटिल तकनीकों की आवश्यकता होगी। फांग बाई ने कहा, तो आप मनुष्य भक्षी फूल ढूंढें और बाकी मुझ पर छोड़ दें। बेल्जा ने दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया। भूत डॉक्टर घाटी मनुष्य भक्षी फूल की खेती करती है। मैं चुपके से वहां वापस जाऊंगा, कुछ तोड़ूंगा और उन्हें वापस लाऊंगा। जाह्नवी ने भावुक होकर उनसे विनती की कि वह खतरनाक भूत डॉक्टर घाटी में न जाएं, लेकिन बेल्जा ने कोमलता से कहा कि उनका जीवन उनकी पत्नी और बेटी के लिए समर्पित है। उस रात बेल्जा ने 4 यूनदेवी शिष्यों के शवों को दफनाया। प्रिया ने अपने माता पिता के छिपे हुए मार्शल आर्टिस्ट होने की सच्चाई, उनकी प्रेम कहानी और अपनी मां के जहर की कहानी सीखी। उसे पता चला कि उसका असली नाम बेल्जा प्रिया था। उसने खुशी खुशी अपने पिता से प्राचीन मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा व्यक्त की। बेल्जा के गंभीर रूप से घायल होने के 3 दिन बाद वह मनुष्य भक्षी फूल की तलाश में निकलने की तैयारी करने लगे। फांग बाई ने उन्हें बताया कि वह जाह्नवी की जीवन अवधि को 1 महीने तक बढ़ा सकते हैं, जिससे बेल्जा को समय मिल जाएगा। विदाई लेते समय बेल्जा ने कृतज्ञता व्यक्त की और फांग बाई से वादा किया कि वह उनके एक शब्द पर अपनी जान दे देंगे। उन्होंने फांग बाई से अपनी बेटी प्रिया की देखभाल करने का भी आग्रह किया। फांग बाई ने बेल्जा से ये भी कहा कि अगर उन्हें उनके पीठ के निशान मिटाने के लिए आवश्यक कुछ जड़ी बूटियां मिल जाएं तो वह उन्हें लेते आएं। बेल्जा के जाने के बाद घर में शांति लौट आई। फांग बाई ने येंजिंग अस्पताल में अपनी इंटर्नशिप और पहाड़ों में अपनी खेती जारी रखी। प्रिया अधिक समझदार हो गईं और अपनी कोचिंग क्लास जाती रहीं। जिया चेन्यू और सौंदर्य कंपनी का संकट। फांग बाई को जिया चेन्यू का फोन आया, जिसने बताया कि उनकी सौंदर्य कंपनी को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि शेन परिवार ने उनके नए उत्पादों को बाजार से हटवा दिया और झूठी अफवाहें फैलाई गईं कि उत्पादों से त्वचा पर एलर्जी हो रही है। जिया चेन्यू ने येंजिंग आकर फांग बाई के साथ शराब पीकर अपना गम भुलाना चाहा। फांग बाई को पता चला कि जिया चेन्यू अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए 100 मिलियन उधार लेने की कोशिश कर रही थीं। अगले दिन फांग बाई ने जिया चेन्यू को 200 मिलियन का ऋण देने का प्रस्ताव दिया, जो उन्होंने सुयोफेई से उधार लिए थे। साथ ही उन्होंने उन्हें त्वचा को गोरा करने, मुहासे को खत्म करने और निशान हटाने के लिए 3 पारंपरिक चीनी चिकित्सा फॉर्मूले दिए। उन्होंने जोर दिया कि इन फॉर्मूलों से ही उनकी कंपनी शेन परिवार के बैले समूह को पीछे छोड़ सकती है। जिया चेन्यू ने फांग बाई पर विश्वास किया, पैसे और फॉर्मूले लिए और जोंगजोउ लौट गईं, ये कहते हुए कि अगर वह पैसे वापस नहीं कर पाई तो वह फांग बाई के लिए नौकरानी बन जाएंगी। स्वर्गिक गड्ढा और बिजली मिंग। जिया चेन्यू के जाने के 3 दिन बाद सुबह तड़के येंजिंग के उत्तर में गहरे पहाड़ों में एक अगोचर भूकंप हुआ। फांग बाई ने कंपन के स्रोत पर जाकर देखा कि 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच 50 मीटर व्यास का एक विशाल गोलाकार गड्ढा हेवनली पिट बन गया है, जिससे समृद्ध सार ऊर्जा एसेंस एनर्जी निकल रही थी। फांग बाई समझ गए कि नीचे या तो एक कीमती खजाना है या एक विशाल सार शिलान्यास। तभी दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट भी सार ऊर्जा से आकर्षित होकर उत्तर पश्चिम दिशा से गड्ढे की ओर आते दिखे। फांग बाई चुपचाप झाड़ियों में छिप गए, अवसर की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। कुछ देर बाद केवल 30 से 40 मार्शल आर्टिस्ट ही गड्ढे से वापस ऊपर आए, जिनमें से आधे घायल थे और बाकी भी दयनीय स्थिति में थे। फांग बाई ने अनुमान लगाया कि उन्हें नीचे किसी शक्तिशाली आध्यात्मिक जीव का सामना करना पड़ा होगा। मार्शल आर्टिस्टों की बातचीत से फांग बाई ने सुना कि उन्हें नीचे सिर्फ एक टूटी हुई कड़ाही मिली, जिसकी रखवाली बिजली मिंग लाइटनिंग मिंग नामक एक शक्तिशाली प्राणी कर रहा था, जिसकी हमला शक्ति एक उच्च श्रेणी गहन स्तर के मार्शल आर्टिस्ट से थोड़ी मजबूत थी। ये सुनकर फांग बाई को लगा कि वह कड़ाही एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक कलाकृति स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है। मार्शल आर्टिस्टों ने 4 पीले स्तर के उच्च श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों को गड्ढे की रखवाली के लिए छोड़कर और अधिक सहयोगियों को बुलाने के लिए प्रस्थान किया। फांग बाई ने अपना चेहरा धूल से सना लिया और गड्ढे के किनारे तक गए। 4 गार्डों ने उन्हें रोकते हुए चिल्लाया। फांग बाई ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और गड्ढे में एक पत्थर फेंककर उसकी गहराई का अंदाजा लगाया, जो उन्हें 4 या 500 मीटर प्रतीत हुई। चारों गार्ड फांग बाई के द्वारा खुद को नजरअंदाज किए जाने से क्रोधित हो गए और उन्हें घेर लिया। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, फांग बाई ने अपने हथेली के तेज वार से उन्हें जमीन पर गिरा दिया।
फांग बाई ने उन्हें मारा नहीं बल्कि सिर्फ बेहोश कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे पूरे दिन गहरी नींद में सोएंगे। उन्होंने बेहोश पुरुषों को लापरवाही से पास की झाड़ियों में फेंक दिया, फिर उनका एक चढ़ाई उपकरण ले लिया। मजबूत लताओं का उपयोग करके स्वर्गिक गड्ढे की गहराई में उतरते हुए फांग बाई ने सावधानी से नीचे खिसकना शुरू कर दिया। हालांकि फांग बाई की दृष्टि असाधारण रूप से अच्छी थी, लेकिन अब अंधेरा हो चुका था और वह सिर्फ 50 मीटर के भीतर ही स्पष्ट रूप से देख सकते थे। फांग बाई ने पहले सुना था कि मार्शल आर्टिस्टों ने कहा था कि गड्ढे के तल पर एक बिजली मिंक रहता है जिसकी ताकत एक उच्च श्रेणी गहन स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। पूरे आधा घंटा लगा इससे पहले कि फांग बाई के पैर आखिरकार जमीन को छू पाएं। जमीन उबड़ खाबड़ थी, गड्ढों और उभारों से भरी हुई थी। फांग बाई एक बड़ी चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हुए और चारों ओर देखा। उन्होंने गड्ढे के तल के उत्तर दिशा में एक विशाल मुहाना देखा और उस गुफा के भीतर से मंद प्रकाश निकल रहा था। प्रकाश का अनुसरण करते हुए फांग बाई धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े। करीब 1 या 200 मीटर के बाद जगह अचानक एक लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में खुल गई। ये स्थान स्वाभाविक रूप से बना होगा और कभी दूसरों द्वारा बसाया गया होगा। अंतरिक्ष की दीवारों में मुर्गी के अंडे के आकार के चमकदार मोती जड़े हुए थे। फांग बाई ने उन्हें देखा और जाना कि ठीक 81 मोती थे। ये मोती असाधारण गुणवत्ता के थे और स्पष्ट और नर्म प्रकाश विकिरण कर रहे थे, जिससे लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा स्थान दिन के उजाले की तरह जगमगा रहा था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इन मोतियों में से प्रत्येक में कमजोर सार ऊर्जा का एक निशान था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वे मानव निर्मित नहीं थे बल्कि विशुद्ध रूप से प्राकृतिक थे। अंतरिक्ष के ठीक केंद्र में एक आदमी की ऊंचाई की एक महान कड़ाही खड़ी थी, जो एक ऐसी सामग्री से बनी थी जिससे सफेद, हरा, काला, लाल और पीला रंग निकल रहा था। ये प्राचीन और ठोस लग रहा था और पर्वतीय श्रृंखला में फैली सार ऊर्जा इसी महान कड़ाही से उत्सर्जित हो रही थी। फांग बाई ने कड़ाही के चारों ओर घूमकर उसका निरीक्षण किया। आखिरकार उन्हें कड़ाही के शरीर पर उत्कीर्ण 5 प्राचीन मोहर वर्ण मिले, जिसमें लिखा था पंच तत्व मूल ऊर्जा कड़ाही, 5 एलिमेंट्स ओरिजिन कॉल्ड्रन। फांग बाई के विचार में यदि वह पंच तत्व मूल ऊर्जा कड़ाही प्राप्त कर लेते तो इससे रसायन बनाने की प्रक्रिया न केवल आसान और अधिक कुशल हो जाएगी, बल्कि रसायनों की गुणवत्ता भी कई गुना बढ़ जाएगी और निर्माण की सफलता दर में काफी सुधार होगा। पंच तत्व मूल ऊर्जा कड़ाही और मोतियों के अलावा जो सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा था वह जमीन पर पड़े दर्जनों मार्शल आर्टिस्टों के शव थे। फांग बाई को संदेह हुआ कि इन सभी को उसी बिजली मिंक ने मारा होगा। बिजली मिंक और पशु भाषा। फांग बाई ने अपनी इंद्रिय बोध को चरम पर उठा लिया, बिजली मिंक का पता लगाने की कोशिश की। जल्द ही फांग बाई ने पंच तत्व मूल ऊर्जा कड़ाही के भीतर से खतरे की एक गंध महसूस की। फांग बाई ने अपनी भौहें उठाईं, 2 कदम करीब आए और फिर स्पष्ट और तेज सीटी बजाए। पिछले जीवन में फांग बाई ने पशु वश में करने वाला धर्म ग्रंथ बीस्ट टेमिंग स्क्रिप्चर का अध्ययन किया था। वह जानते थे कि वह अपनी निम्न अवस्था के कारण मिंक को वश में नहीं कर सकते, लेकिन वह पशु भाषा का उपयोग करके बुद्धि विकसित कर चुके जानवरों के साथ संवाद कर सकते हैं। अचानक एक हथेली के आकार का बर्फ सफेद रोए वाला बिजली मिंक एक सफेद लकीर में बदल गया और पंच तत्व मूल ऊर्जा कड़ाही के भीतर से कूदकर कड़ाही के कान के ऊपर उतरा। बिजली मिंक की आंखें लगभग मानव जैसी चमक उत्सर्जित कर रही थीं, जिसमें सतर्कता और क्रूरता मिली हुई थी। ये बिजली मिंक वर्षों से कड़ाही के भीतर रहकर सार ऊर्जा में डूबा हुआ था, जिससे इसने बुद्धि विकसित की और आध्यात्मिक जीव स्पिरिट बीस्ट में विकसित हुआ। फांग बाई ने मिंक पर हमला न होते देख खुशी की एक झलक महसूस की और उन्होंने दोस्ताना तरीके से मिंक के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। जानवर और आदमी के बीच ध्वनियों का आदान प्रदान हुआ। अंततः बिजली मिंक की आंखों में सतर्क और क्रूर प्रकाश फीका पड़ने लगा, उसकी जगह एक गर्मजोशी और स्नेह ने ले ली। फांग बाई ने बिजली मिंक के लिए एक सुंदर भविष्य चित्रित किया था और उसे वह भविष्य हासिल करने में मदद करने का वादा किया था। यद्यपि तुमने अपनी बुद्धि को जगाया है, तुम्हें केवल एक छद्म आध्यात्मिक जीव माना जा सकता है। अगर तुम 100 वर्षों के भीतर एक सच्चा आध्यात्मिक जीव बनने के लिए सहज क्षेत्र तक नहीं पहुंचते हो, तो भी तुम अन्य जानवरों की तरह बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। फांग बाई ने मिंक से कहा। फांग बाई ने कहा कि वह उसे आध्यात्मिक औषधियाँ, सार शिलाएं और अन्य खजाने ढूंढने में मदद करेंगे, उसे खेती की तकनीक सिखाएंगे ताकि वह अंततः दिव्य पशु डिवाइन बीस्ट बन सके। मिंक फांग बाई द्वारा दिए गए लालच का विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उसने फांग बाई में एक असाधारण मानव को महसूस किया। मिंक कूदकर फांग बाई के कंधे पर आ गया, स्नेहपूर्वक उनके चेहरे से रगड़ने लगा, चापलूसी भरा व्यवहार प्रदर्शित करता हुआ। पंच तत्व कड़ाही और स्थान वलय। मिंक ने फांग बाई के कंधे पर कुछ देर तक स्नेह दिखाया और फिर अचानक एक धीमी गर्जना निकाली। सफेद प्रकाश की एक लकीर में बदलकर पंच तत्व मूल ऊर्जा कड़ाही में वापस कूद गया। मिंक ने एक स्वागत उपहार देना चाहा। मिंक वापस फांग बाई के कंधे पर कूद गया। उसके अगले पंजे में एक छोटी सी अंगूठी थी। अंगूठी काली थी, जिसके भीतर सोने की चमक थी।
यह एक स्थान वलय स्पेशल रिंग है। फांग बाई ने अंगूठी को ध्यान से देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनका चेहरा उग्र आनंद की अभिव्यक्ति दे रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में न केवल पंच तत्व मूल ऊर्जा कड़ाही जैसी आध्यात्मिक कलाकृतियां मौजूद हैं, बल्कि स्थान वलय भी हैं। फांग बाई ने अंगूठी पर उत्कीर्ण स्थानिक गठन को बलपूर्वक मिटा दिया। अंगूठी का स्थान छोटा नहीं था, लगभग 20 वर्ग इकाई का क्षेत्र था, जो एक सामान्य लिविंग रूम के आकार का था। इस मामूली स्थान में खजानों की प्रभावशाली संख्या निकली। फांग बाई ने जब सब कुछ बाहर निकाला तो उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। मज्जा शुद्ध करने वाली गोलियां, मैरो क्लेंजिंग पिल्स, यौवन बनाए रखने वाली गोलियां, यूथ रिटेनिंग पिल्स, निर्माण गोलियों, क्रिएशन पिल्स की एक बोतल, 100 से अधिक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां, सैकड़ों लाल और नारंगी सार शिलाएं, एसेंस स्टोन्स। फांग बाई ने सारे खजानों को वापस स्थान वलय में भर दिया, साथ ही पंच तत्व मूल ऊर्जा कड़ाही और दीवारों पर जड़े 81 चमकदार मोती को भी वलय में संग्रहित कर लिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि गुफा में कोई अन्य मूल्यवान वस्तु नहीं बची है, फांग बाई बिजली मिंट के साथ उसी रास्ते से वापस चले गए और स्वर्गिक गड्ढे से बाहर निकल आए। फांग बाई ने रात के अंधेरे में प्रिया के घर लौटते समय कोई हलचल नहीं की। अपने कमरे में प्रवेश करने पर फांग बाई ने एक कागज का डिब्बा ढूंढा, उसमें कुछ नर्म बिस्तर बिछाया और फिर कुछ सार शिलाएं उसमें भर दी, जिससे ये बिजली मिंट के लिए एक विश्राम स्थल बन गया। फांग बाई ने स्थान वलय पर गठनों का एक नया सेट उत्कीर्ण किया, जिससे यह और अधिक सुरक्षित हो गया। अब वह अपनी जरूरत की कोई भी चीज वलय से आसानी से निकाल सकते थे। रात भर साधना करने के बाद फांग बाई अगली सुबह भोर से पहले ही बिजली मिंट को लेकर पहाड़ों में साधना के लिए निकल पड़े। बिजली मिंट फांग बाई के कंधे पर हवा का सामना करते हुए मजबूती से खड़ा रहा। फांग बाई ने बिजली मिंट को आध्यात्मिक जीवों के लिए उपयुक्त स्वर्ग और पृथ्वी मूल ऊर्जा श्वास तकनीक सिखाए। बिजली मिंट ने वह तकनीक सीखी और फांग बाई द्वारा दी गई मज्जा शुद्ध करने वाली गोली और निर्माण गोली निगल ली। फांग बाई ने भी वही गोलियां खाईं और अपने चारों ओर सार शिलाओं का ढेर लगा लिया। आदमी और जानवर दोनों सूर्योदय की ओर मुंह करके आंखें बंद करके साधना करने लगे। 1 घंटे के भीतर फांग बाई के चारों ओर रखी सार शिलाएं पूरी तरह से भस्म हो गईं। दोनों गोलियों के प्रभाव से फांग बाई के शरीर में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे। उनके मेरिडियन और रक्त वाहिकाएं चौड़ी और मजबूत हो रही थीं। फांग बाई ने अपनी सारी सत्य सार शक्ति को केंद्रित किया और ड्रैगन टाइगर लान एलिफेंट तकनीक की दूसरी परत की अंतिम बाधा सार संचय क्षेत्र अक्यूमुलेटिंग एसेंस रेल्म पर हमला किया। एक और निर्माण गोली की मदद से वह आखिरकार इस बाधा को पार करने में सफल रहे और सार संचय क्षेत्र में पूर्णता तक पहुंच गए। जैसे ही फांग बाई ने दहाड़ लगाए, बिजली मिंट ने भी उनके कंधे पर कूदकर साथ में दहाड़ लगाए। वह भी उसी समय उन्नत लेवल अप हो गया था। फांग बाई खुशी से चिल्ला उठे, हाहा छोटे मिंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी उन्नत हो जाओगे। हम दोनों का एक ही समय में उन्नत होना ये जश्न मनाने का कारण है। घायल भूत हाथ से मुलाकात। जैसे ही फांग बाई और मिंट पहाड़ के तल पर पहुंचे, बिजली मिंट ने एक तेज चेतावनी चीख निकाली और पश्चिम की ओर घास के एक पैच की ओर भागा। वहां फांग बाई ने एक व्यक्ति को देखा जिसके कपड़े फटे हुए थे और सांसें धीमी थीं। व्यक्ति के शरीर पर कई गहरे तलवार के घाव थे। फांग बाई ने उस व्यक्ति को पलटा और तुरंत पहचान लिया, ये भूत हाथ गोस्ट हैंड था, सहस्र औषधि घाटी का शिष्य। फांग बाई ने अपनी स्थान वलय से एक जंगली जिनसेंग का टुकड़ा निकालकर भूत हाथ को जीवन से चिपके रहने के लिए दिया, फिर पंच तत्व एक्यूपंक्चर सेट का उपयोग करके उसका इलाज किया। आधे घंटे बाद भूत हाथ होश में आया। फांग बाई ने उसे बताया कि उन्होंने ही उसकी जान बचाई है। अपनी आवाज सुनकर भूत हाथ ने फांग बाई को पहचान लिया। भूत हाथ फांग बाई के उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने कहा कि सामान्य उपचार से कम 10 दिन या आधा महीना बिस्तर पर रहना पड़ता, जबकि फांग बाई ने उसे तुरंत उठकर बैठने लायक बना दिया। सहस्र औषधि घाटी का पतन। फांग बाई के पूछने पर भूत हाथ ने अपनी चोटों का कारण बताना शुरू किया। फहू पर्वत पर लड़ाई के बाद मैंने घाटी प्रमुख को स्वर्ग स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के अवशेष सौंप दिए। पूरी सहस्र औषधि घाटी स्वर्ग स्तर की तकनीकों का अध्ययन करने में उत्साह में डूबी हुई थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि सहस्र औषधि घाटी के खिलाफ एक साजिश अचानक हम पर टूट पड़ेगी। उस रात सैकड़ों रहस्यमय मार्शल आर्टिस्ट नकाब पहने हुए सभी दिशाओं से सहस्र औषधि घाटी में धमाका करके घुस गए। दुश्मन मजबूत था और संख्या में हमसे 2 गुना, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए। सिर्फ एक छोटे से घंटे के भीतर सहस्र औषधि घाटी के आधे से अधिक शिष्य या तो घायल या मारे गए। उन रहस्यमय मार्शल आर्टिस्टों ने घाटी प्रमुख हॉल में धावा बोल दिया, जहां हम स्वर्ग स्तर की तकनीकों का अध्ययन कर रहे थे। हमें अपनी खेती विधि को त्याग कर उनका सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः हम उनकी भारी संख्या से दब गए। भारी हताहतों का सामना करना पड़ा। जैसे ही वह बोल रहा था, भूत हाथ क्रोध से भर गया। मेरे घाटी प्रमुख, मेरे गुरु और कई वरिष्ठ मारे गए। मैं किसी तरह बच निकला, लेकिन
सहस्र औषधि घाटी अब खत्म हो चुकी है। भूत हाथ ने अपना माथा पकड़ लिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। लड़ाई के दौरान कई दुश्मनों ने अपने चेहरों को ढंकने के लिए इस्तेमाल किए गए स्कार्फ फाड़ दिए गए, जिससे उनकी असली पहचान उजागर हुई। वे वास्तव में शाओलिन मंदिर, चिंगचिंग मंदिर और मिस्टी रेन टॉवर 3 प्रमुख संप्रदायों के शिष्य थे। तीनों संप्रदायों के शिष्यों ने कहा कि वे एक स्वर्ग स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की विरासत को छीनने आए थे। तभी हमें एहसास हुआ कि सहस्र औषधि घाटी में एक गद्दार था। किसी ने जानकारी लीक कर दी थी, जिसके कारण तीनों संप्रदायों ने संयुक्त हमला किया। तीनों संप्रदायों द्वारा भेजी गई सेना उनकी सबसे शक्तिशाली लाइनअप थी। यहाँ तक कि शाओलिन के मठाधीश जुएरिन, चिंगचेन के मंदिर प्रमुख चिंगलिंग और मिस्टी रेन टॉवर के टावर प्रमुख वेन शियांगशिन ने भी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। ये स्पष्ट था कि उनका इरादा न केवल हमसे स्वर्ग स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की विरासत को लूटना था, बल्कि भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए सहस्र औषधि घाटी का सफाया करना भी था। बाद में जब हमारे घाटी प्रमुख को एहसास हुआ कि स्थिति को पलटने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने और सहस्र औषधि घाटी के कई उच्च पदस्थ सदस्यों ने मुझे और कुछ युवा शिष्यों को बचाने के लिए हताश होकर लड़ाई लड़ी ताकि हम बच सकें। मैं पूरी तरह से घायल था, बिना रुके भाग रहा था और यहाँ बेहोश हो गया। यदि आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं निश्चित रूप से मर गया होता। भूत हाथ ने अपना माथा पकड़ा। घाटी प्रमुख ने हमें भागने देने से पहले कहा था कि इस बैर और नफरत को न भूलें और एक दिन सहस्र औषधि घाटी के मृत शिष्यों का बदला लें। फांग बाई का प्रस्ताव। फांग बाई ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जो तबाही सहस्र औषधि घाटी पर आई वह कहीं न कहीं मुझसे संबंधित है। भूत हाथ ने चौंक कर पूछा, कैसे? इसका आपसे क्या संबंध हो सकता है? फांग बाई ने आह भरी, एक आम आदमी का दोष है जौहर को धारण करना। अगर मैंने तुम्हें वे 3 स्वर्ग स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के अवशेष नहीं दिए होते तो शायद यह नहीं होता। भूत हाथ ने सिर हिलाया, इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोषी ठहराने वाले सहस्र औषधि घाटी के गद्दार और शाओलिन मंदिर, चिंगचिंग मंदिर और मिस्टी रेन टॉवर ही हैं। आगे तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? फांग बाई ने भूत हाथ को देखकर पूछा। भूत हाथ ने सिर हिलाया, अभी तीनों गुटों के शिष्य निश्चित रूप से मुझे जो बच निकला उसे मारने के लिए बाहर हैं। अगर मुझे जीना है तो मैं सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग सकता हूँ। क्या तुम अपने मृत साथी शिष्यों का बदला नहीं लेना चाहते? मैं चाहता हूँ। भूत हाथ ने बलपूर्वक अपने बाल खींचे, लेकिन क्या कोई उम्मीद है? मैं सिर्फ एक मध्यम स्तर का पीला स्तर का मार्शल आर्टिस्ट हूँ जो शक्तिशाली संप्रदायों का सामना कर रहा हूँ जो मजबूत मास्टरों से भरे हैं। फांग बाई ने भूत हाथ के शरीर को टटोला, संतुष्ट होकर बोले, मेरे साथ आओ। फांग बाई ने खड़े होकर चलते हुए कहा, अगर तुम तैयार हो तो मेरा अनुसरण करो। मैं तुम्हें खेती की तकनीकें सिखा सकता हूं ताकि एक दिन तुम इस बड़े गलत का बदला ले सको। अगर तुम तैयार नहीं हो तो अपना भगोड़ा जीवन जारी रखो। भूत हाथ ने फांग बाई की पीठ की ओर देखते हुए जोर से पूछा, तीनों संप्रदायों के शिष्य मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें भी खींच लूंगा? तीनों संप्रदायों के सबसे मजबूत योद्धाओं का उच्चतम क्षेत्र क्या है? उच्च श्रेणी गहन स्तर। मैं अब गहन श्रेणी की पूर्णता पर हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनसे डरूंगा? भूत हाथ की आंखों में उम्मीद की एक चमक जगी। उसने पूछा, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? कोई कारण नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम्हारा और मेरा एक संबंध है, बस यही। फांग बाई की आकृति दूर हो गई। भूत हाथ ने अपने दांत भींचे, उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए फांग बाई के पीछे चल पड़ा। प्रिया और बिजली मिंग। शाम की क्लास से लौटने पर प्रिया, बेल्जा मिंग्यू को फांग बाई के कमरे में 2 अनचाहे मेहमान मिले। एक प्यारा सा छोटा जानवर था जो लंबे सफेद रोए से ढका हुआ था और दूसरा एक युवा व्यक्ति जो बिस्तर पर आराम कर रहा था, अपने घावों को ठीक कर रहा था। फांग बाई ने मिंग का परिचय कराया, ये बिजली मिंग है। प्रिया ने मिंग को देखकर खुशी से कहा, वाह कितना खूबसूरत छोटा मिंग। वह मिंग को छूने के लिए उत्सुक थी। फांग बाई ने चेतावनी दी कि मिंग खतरनाक हो सकता है। प्रिया के अविश्वास को देखकर फांग बाई ने मिंग को दरवाजे पर अपनी ताक दिखाने के लिए कहा। बिजली मिंग एक सफेद लकीर में बदल गया और पलक झपकते ही वापस आ गया। दरवाजे पर एक कटोरी के आकार का गोल छेद बन गया था। हे भगवान, ये छोटा मिंग अविश्वसनीय है। प्रिया की आंखों में सितारे चमक उठे। फांग बाई ने मिंग से बात की और मिंग कूदकर प्रिया के कंधे पर आ गया। प्रिया को लगा कि मिंग उस पर हमला करने वाला है, पर फांग बाई ने कहा कि मिंग उसे पसंद करता है। प्रिया खुशी से भर गई और मिंग को अपनी बाहों में पकड़ लिया। भूत हाथ, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, ने उदास होकर कहा, मास्टर ऐसा क्यों है? छोटा मिंग मुझे छूने नहीं देता, लेकिन इस युवा महिला के प्रति इतना स्नेही है। हो सकता है कि इस छोटे से जानवर को सुंदरियों से प्रेम हो। फांग बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत हाथ को शिष्य के रूप में स्वीकार करना। फांग बाई ने भूत हाथ को प्रिया से मिलवाया और फिर प्रिया को बाहर जाने के लिए कहा ताकि वह भूत हाथ के घावों का इलाज कर सकें। बाहर जाते समय प्रिया मिंग को अपने साथ ले गई।
फांग बाई ने भूत हाथ को अपना शिष्य बना लिया और उसे बुद्ध का क्रोध स्वर्ण दंड तकनीक, बुद्धास फ्योरी गोल्डन स्टाफ टेक्निक सिखाए। उन्होंने उसे एक मज्जा शुद्ध करने वाली गोली भी दी और उसे अपने कमरे में आराम करने और साधना करने दिया। ये गोली न केवल मज्जा को साफ करती है बल्कि आंतरिक और बाहरी चोटों के इलाज में भी चमत्कारिक प्रभाव रखती है। 3 दिनों के बाद भूत हाथ के घाव और युद्ध शक्ति पूरी तरह से ठीक हो गई। अगले 2 दिनों में फांग बाई द्वारा दी गई एक निर्माण गोली की मदद से उसकी ताकत और क्षेत्र पीले स्तर के मध्य चरण से सफलतापूर्वक पीले स्तर के उच्च स्तर तक उन्नत हो गया। फांग बाई अब भूत हाथ को प्रतिशोध की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। क्या वे जल्द ही शाओलिन और चिंगचेंग जैसे शक्तिशाली संप्रदायों के निशाने पर आएंगे? शनिवार का दिन था और दोपहर में येंजिंग अस्पताल से लौटे फांग बाई ने देखा कि प्रिया बेल्जामिंग्यू आंगन के पश्चिम की ओर अंगूर के लताओं के नीचे अकेली बैठी है और अपनी गोद में बिजली मिंग से बातें कर रही है, जैसे वह किसी को लोरी गा रही हो। उसके माथे पर शिकन थी और उसका मुंह फूला हुआ था, जो उसके रूठे होने का स्पष्ट संकेत था। फांग बाई ने मुस्कुराते हुए प्रिया के पास जाकर कहा, क्या हुआ प्रिया? क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? मुझे बताओ कौन था, मैं उसे तुम्हारे लिए पीटूंगा। प्रिया ने उदास होकर सिर हिलाया और कहा, फांग बाई, आज मेरा जन्मदिन है। तुम्हारा जन्मदिन? तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं बहुत खुश होती अगर पिताजी घर पर होते, लेकिन अब पिताजी आसपास नहीं हैं और माँ की देखभाल के लिए घर पर रहना पड़ता है, मैं कहीं नहीं जा सकती। मेरा 18वां जन्मदिन बहुत उबाऊ है। उसका हताश चेहरा देखकर फांग बाई ने धीरे से आह भरी और कोमल आवाज में कहा, तुम्हारे पिताजी जाने से पहले तुम्हें मेरे सुपुर्द कर गए थे। मैं तुम्हें इतना दुखी नहीं देख सकता। चलो बाहर चलते हैं। ये सुनकर प्रिया की आंखें अचानक चमक उठीं। फांग बाई ने सुझाव दिया कि भूत हाथ माँ की देखभाल करेगा और बिजली मिंग भी रहेगा। प्रिया खुशी से खड़ी हो गई, बिजली मिंग को नीचे रखा और तुरंत अपनी माँ के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वह उत्साह से भरी हुई वापस आए। मेरी माँ ने हमें बाहर जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि वह आपके साथ मुझे पाकर निश्चिंत हैं। दोपहर की तेज धूप में फांग बाई के साथ प्रिया ने उन सभी जगहों पर घूमकर और उन सभी व्यंजनों का आनंद लिया जो वह चखना चाहती थी। चूंकि प्रिया को मितव्ययी जीवन शैली की आदत थी, उसने फांग बाई को जिन स्थानों पर घुमाया वे मुफ्त आकर्षण थे और जो नाश्ता उन्होंने खाया वह स्वादिष्ट लेकिन सस्ता था। प्रिया की आध्यात्मिक जड़ की खोज। शाम करीब 5 बजे वे एक पार्क में पहुंचे। फांग बाई एक छोटे मंडप में बैठे थे जबकि प्रिया बाहर फूलों और पौधों के बीच सेल्फी ले रही थी। फांग बाई ने प्रिया से पूछा कि वह टैन होने से क्यों नहीं डरती। प्रिया ने मजाक में कहा कि वह पैदाइशी खूबसूरत है। फांग बाई को लगा कि यह उसकी असाधारण शारीरिक बनावट के कारण हो सकता है। फांग बाई ने उसे मंडप में बुलाया और गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट पसंद है? बेशक, मुझे पसंद है। प्रिया की आंखें तुरंत चमक उठी। मेरे पिताजी ने पहले ही वादा किया था कि वह लौटकर मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे। फांग बाई ने कहा, अगर मैं तुम्हें अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट सिखा सकता हूँ, तुम्हारे माता पिता जो सिखा सकते हैं उससे कहीं अधिक, तो क्या तुम उसे सीखना चाहोगी? प्रिया ने उत्तेजित होकर फांग बाई की बांह पकड़ ली। क्या आप मुझे सिखाने को तैयार हैं? मेरे पिताजी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगर तुम्हारे पास आध्यात्मिक जड़ स्पिरिचुअल रूट है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आध्यात्मिक जड़ क्या है? यह एक ऐसा संविधान है जो खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। फांग बाई ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जड़ की हड्डी को महसूस करूं, तो मैं निर्धारित कर सकता हूं कि तुम्हारे पास आध्यात्मिक जड़ है या नहीं। प्रिया ने घबरा कर पूछा, क्या आप मेरा पूरा शरीर छूने जा रहे हैं? फांग बाई ने कहा, सिर्फ दोनों बाहें ही काफी होंगी। प्रिया ने राहत की सांस ली और अपनी गोरी पतली बाहें फांग बाई के सामने बढ़ा दी। फांग बाई ने बिना किसी औपचारिकता के उसकी बाहों को उठाया और ध्यान से उन्हें महसूस किया। फांग बाई ने बुदबुदाते हुए कहा, वास्तव में जल आध्यात्मिक जड़ वाटर स्पिरिट रूट होना। जल आग पर काबू पाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें झुलसा देने वाली गर्मी से डर नहीं लगता। हम बुरा नहीं है। फांग बाई के हाथ प्रिया की बाहों को हल्के और मजबूती से सहला रहे थे। प्रिया को गुदगुदी हो रही थी और वह लगातार हंस रही थी। क्या आपने महसूस करना खत्म कर दिया? मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है, प्रिया ने हंसते हुए पूछा। फांग बाई ने अपने हाथ हटाए और मुस्कुराते हुए प्रिया को देखा। प्रिया, बधाई हो, तुम्हारा शरीर खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। प्रिया ने पूछा, तो आप मुझे मार्शल आर्ट कब सिखा सकते हैं? जब तुम्हारे पिताजी वापस आएंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। मैं पहले उनसे चर्चा करूंगा। फांग बाई ने समझाया कि वह जो मार्शल आर्ट सिखाते हैं वह बहुत खास है और इसे सीखने के बाद वह कोई अन्य मार्शल आर्ट नहीं सीख पाएंगी। ये वुमेई का संगीत समारोह। शाम को दोनों ने एक केक की दुकान का दौरा किया। फांग बाई ने बेसुरा जन्मदिन गीत गाया और प्रिया ने मोमबत्तियां बुझाकर 3 इच्छाएं मांगी। प्रिया की पहली 2 इच्छाएं थीं, माँ का जल्द ठीक होना और हर जन्मदिन पर माता पिता का साथ होना।
लेकिन उसने तीसरी इच्छा बताने से इनकार कर दिया, जिससे फांग बाई को उत्सुकता हुई। शाम की हवा में आइसक्रीम खाते हुए वे एंजिंग स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास से गुजरे। प्रिया एक विशाल पोस्टर देखकर उत्साहित हो गई, ये येवुमेई है। आज रात 7 बजे येवुमेई का संगीत समारोह यहीं हो रहा है। फांग बाई ने पूछा, येवुमेई कौन है? प्रिया ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो और चिल्लाई, क्या तुम नहीं जानते? वह राष्ट्र की प्रियतमा है। वह अभिनय, टीवी और संगीत में ट्रिपल थ्रेट स्टार है। प्रिया ने अफसोस जताया कि टिकट बहुत महंगे हैं, सबसे खराब सीट 300 युआन, सबसे अच्छी 3000। फांग बाई ने उसे खुश करने के लिए कहा, मैंने तुम्हें मजेदार दिन देने का वादा किया है, चलो टिकट खरीदते हैं। टिकट काउंटर पर उन्हें पता चला कि टिकट बिक चुके हैं। फांग बाई ने भीड़ में एक बूढ़े दंपति से 20,000 युआन में 2 टिकट खरीद लिए। शाम 7:30 बजे संगीत समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। प्रशंसकों की बहरा कर देने वाली चीखों के बीच येवुमेई सफेद प्राचीन वस्त्रों में धीरे धीरे मंच पर उतरी, जैसे कि कोई परी स्वर्ग से मर्त्य लोक में उतर रही हो। संगीत शुरू हुआ और सफेद वस्त्र पहने येवुमेई ने अपने हाथ में एक हरी चोटी वाली तलवार निकाली और तलवार नृत्य करना शुरू कर दिया। फांग बाई ने प्रिया के कान में फुसफुसाया, येवुमेई भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। प्रिया मंत्रमुग्ध होकर अपनी चमकने वाली छड़ी हिला रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका तलवार नृत्य इतना खूबसूरत है। प्रिया की तीसरी इच्छा क्या थी और क्या फांग बाई उसे पूरा कर पाएंगे? और एक प्रसिद्ध हस्ती का मार्शल आर्टिस्ट होना क्या कोई और कहानी लाएगा?